बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बुध 20 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। नेटो ममालिक की जानिब से रशिया के गिर्द घेरा बहुत तंग किया जा रहा है और जिस तरह के इक़दामात इन कंट्रीज़ की जानिब से उठाए जा रहे हैं मैं आगे चल कर आपको बताऊँगा। तो इस तरह के इक़दामात के बाद एक ही ऑप्शन बाकी बचता है जो कि यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको सुनवाया कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान यूएन के चीफ ने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुका है, जोहरी जंग का जो रिस्क है वो हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुका है और इस तरह के इक़दामात अगर बंद ना किए गए नेटो कंट्रीज़ की जानिब से तो रशिया के पास सिवाय बटन दबाने के कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा। मैं आपको तफसीलात बता दूँ। 15 हलाकतें गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो रशिया की सदारती इंतखाबात के रोज़ थे उस दौरान 15 हलाकतें बिलगोरोद रीजन के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। जो रशिया का बॉर्डरिंग रीजन है यहाँ से इवैक्यूएशन के अहकामात जारी कर दिए गए हैं रशिया की जानिब से। यहाँ से स्पेशली जो बच्चे हैं उनको हटाकर पीछे जो रीजन्स हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। अभी भी यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि बिलगोरोद रीजन के अंदर लड़ाई जारी है। जो प्रो यूक्रेनियन ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से रशिया की फोर्सेस के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई भी रिपोर्ट हो रही है और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रशिया ने क्या फ़ैसला किया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जीत के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल किया गया था कि बॉर्डरिंग रीजन्स महफूज नहीं हैं, उसकी वजह बताएं और उसका सलूशन बताएं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने एक हिंट दिया था कि रशिया बफर जोन बना सकता है, एक सिक्योरिटी जोन रशिया की जानिब से क्रिएट किया जा सकता है ताकि ये जो बॉर्डरिंग रीजन्स के अवाम हैं इनको महफूज बनाया जा सके यूक्रेन के हमलों से। अब क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव से सवाल किया गया, वो एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे तो उनसे सवाल किया गया कि पुतिन ने ये सिक्योरिटी जोन की बात की है लेकिन क्लियर बात नहीं की, हमें समझ नहीं आई, आप बता दें कि क्या मतलब था पुतिन का इस सिक्योरिटी जोन से। तो क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सिक्योरिटी जोन से मुराद ये है कि रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर के दरमियान 40 से 50 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाया जाएगा ताकि यूक्रेन के हमलों से जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं उनको महफूज बनाया जा सके। अब ये कह देना तो सही लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली ये जो मंसूबा है ये इतना काम का मुझे नहीं लगा। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर है ये कितना लंबा है, तकरीबन 1500 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। ओवरऑल पूरा मैं बताऊं तो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है यूक्रेन और रशिया का। तो ये जो 1500 किलोमीटर से ज़ायद की पट्टी है जो ईस्टर्न बॉर्डर है यूक्रेन का, इसे भी इस तरह से बफर जोन बनाकर महफूज नहीं बनाया जा सकता कि 40-50 किलोमीटर का बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए। अच्छा चलें कर भी दिया जाए, फॉर सपोज फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बफर जोन बना दिया रशिया ने, तो फिर क्या होगा। यूक्रेन के पास जिस तरह के वेपन्स हैं तो डीप इनसाइड रशिया मॉस्को के अंदर, मॉस्को से भी दूर यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं, यूक्रेन के पास जो मिसाइल्स हैं, अब यूक्रेन को इतना कैपेबल ये नेटो कंट्रीज़ बना चुके हैं कि इस तरह के 40-50 किलोमीटर तवील जो बफर जोन हैं इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। ये जो असलहा है आजकल तो यूक्रेन की जानिब से ये इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वैम्पायर है ये चेकिया का, चेक रिपब्लिक का वेपन है। इसकी रेंज तो चलें 20 किलोमीटर है लेकिन जो यूक्रेन के पास दीगर असलहा, गोला बारूद, ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है और ये जो मदद इमदाद है ये रुक नहीं रही। फिनलैंड की जानिब से आज अनाउंस किया गया 30 मिलियन यूरोस जो है वो फिनलैंड प्रोवाइड करेगा और ये इसी तरह असलहे गोले बारूद की मद में जो हैं वो फिनलैंड की जानिब से 30 मिलियन यूरोस प्रोवाइड किए जाएंगे। जर्मनी की जानिब से तकरीबन 500 मिलियन यूरोस का ऐलान किया गया है कि जर्मनी यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा। अमेरिका की जानिब से भी आज लॉयड ऑस्टिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ना ही यूक्रेन और ना ही अमेरिका, हम पीछे नहीं हटेंगे जहाँ तक ताल्लुक़ है रशिया से जंग का। तो अमेरिका यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हटेगा। अब अमेरिका की जानिब से मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि अमेरिका ने मशवरा भी दे दिया यूक्रेन को कि अगर ट्रंप की पार्टी से आपने पैसा निकलवाना है तो उसका एक ही तरीका है कि इमदाद हटाकर लोन का वर्ड इस्तेमाल करें और यूक्रेन की जानिब से ये वर्ड इस्तेमाल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यूक्रेन ने कौन सा लोन वापस करना है तो यूक्रेन ट्रंप को ये कह देगा कि तुम मुझे इमदाद ना दो, खैरात ना दो,
बल्कि तुम मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दे दो। और ये रिपब्लिकन सेनेटर ने ही यूक्रेन के सदर को आकर मशवरा दिया, तो इसका साफ मतलब ये है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को $60 बिलियन से ज़्यादा लोन की मद में प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और वो यूक्रेन कौन सा वापस करेगा। यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जारी की कि हम रशिया के एसेट्स जो हमने सीज करने हैं यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए, तो उसको इनिशिएट करने जा रहे हैं ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इनका लेवल चेक करें कि रशिया को किस हद तक ये लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोल्दोवा है उसने आज रशिया के सफारतकार को निकाल दिया और इल्ज़ाम ये आयद किया कि आपने जो पोलिंग स्टेशंस बनाए थे ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर, तो हमारी इजाज़त के बगैर बनाए थे। हमने दारुल हुकूमत के अंदर एक पोलिंग स्टेशन बना दिया था कि वहाँ पर आकर रशियंस वोट कास्ट कर सकते थे, तो आपने 5-6 जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर बनाए, इसलिए टाटा बाय बाय, आप हमारे मुल्क से निकल जाएं। ना सिर्फ मोल्दोवा बल्कि इस्टोनिया की जानिब से भी इसी तरह का एक फ़ैसला सामने आया। इस्टोनिया ने भी एक रशियन सफारतकार को अपने मुल्क से निकाल दिया और ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी कर रहा था ये जो सफारतकार है, इसलिए हमने इसे अपने मुल्क से निकालने का फ़ैसला किया है। अब इंटरनल मामलात में तो नेटो जो है वो इतना ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहा है। चलें अज़रबैजान का दौरा, फिर उसके बाद जॉर्जिया का दौरा, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग का, चलें इसको तो साइड पर रख दें। लेकिन आर्मीनिया का दौरा, आर्मीनिया जो कि एक CSTO मेंबर कंट्री है, आर्मीनिया जो कि एक्स सोवियत स्टेट है, रशिया का इत्तेहादी है, रशिया की मिलिट्री बेस को आर्मीनिया होस्ट करता है। यहाँ पर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग का पहला दौरा था बतौर नेटो चीफ, और इस दौरे का मकसद क्या था वो आपको साफ पता है कि आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान जो हैं वो काराबाख की दूसरी जंग हारने के बाद नाराज़ हो गए थे रशिया से कि तुमने मेरी मदद नहीं की, अज़रबैजान से तुमने मुझे बचाया नहीं, हालांकि मैं CSTO का मेंबर हूँ और CSTO में लिखा हुआ है नेटो की तरह। CSTO का जो ब्लॉक है इसमें भी ये लिखा हुआ है कि एक CSTO मेंबर पर हमला होगा तो बाकी जो CSTO मेंबर कंट्रीज़ हैं वो मदद करेंगे। तो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान का ये एतराज़ था दूसरी काराबाख की जंग हारने के बाद कि रशिया ने मेरी मदद नहीं की अज़रबैजान के ख़िलाफ़, और रशिया ने जवाब ये दिया था कि तुम्हारी मदद हम तब करते जब अज़रबैजान तुम पर हमला करता। नगोर्नो कराबाख इंटरनेशनली अज़रबैजान का इलाका था, तो अज़रबैजान नगोर्नो कराबाख से आगे नहीं बढ़ा, इसलिए हम उस नुक्ते पर अमल दरामद नहीं कर सकते थे। बहरहाल आर्मीनिया के वज़ीर आज़म की नाराज़गी इतनी बड़ी कि इन्होंने अब नेटो के साथ पींगें इतनी ज़्यादा बढ़ानी शुरू कर दी हैं कि आर्मीनिया के दारुल हुकूमत यरवन के अंदर खड़े होकर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने किस तरह की बातें की पुतिन के खिलाफ, ये सुनिए उसके बाद बात करते हैं। Today in our meeting, we discussed the importance of stability in the South Caucasus. This matters for Euro-Atlantic security as we face a more dangerous world. Armenia and Azerbaijan now have an opportunity to achieve an enduring peace after years of conflict. This is why I urge both countries to reach an agreement paving the way for normalization of relations and a durable peace for your people. NATO supports Armenian sovereignty and territorial integrity and your peaceful aspirations. And Russia's war in Ukraine is a sobering reminder that we cannot take peace for granted. I welcome your solidarity with Ukraine and invite all partners to do what they can to ensure Putin does not win his war of aggression. The situation on the battlefield remains difficult, but this is a reason to step up and not to scale back our support. If Putin succeeds in Ukraine, there is a real risk that his aggression will not stop there, and other authoritarian actors will be involved. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ की, जिन्होंने यरवन के अंदर खड़े होकर रशिया के इत्तेहादी मुल्क आर्मीनिया के अंदर पुतिन के इत्तेहादी निकोल पशिन्यान की बगल में खड़े होकर इसने रद्द कर पुतिन की बुराइयां की और ये बताया कि हमारे ब्लॉक के रशिया के ख़िलाफ़ मंसूबे क्या हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा कि ये जो साउथ कॉकेसस के कंट्रीज़ हैं आर्मीनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, ये भी हमारा बड़ा साथ दे रहे हैं और इसी तरह
انہیں امن کے لیے، امن کی کوششوں کے لیے نیٹو کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے تاکہ ان فیوچر یہ پوتن جیسے ڈکٹیٹر سے یہ جو کنٹریز ہیں یہ بھی محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے نیٹو کی چھتری تلے ہی یہ خود کو محفوظ محسوس کر سکتے ہیں۔ اب آرمینیا کا اور جارجیا کا جو فیوچر ہے نیٹو کے اندر وہ تو دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آرمینیا ایک بہت کمزور ملک ہے اور اس کا جو پھڈا ہے ناگورنو قرباخ کا اس کی وجہ سے بھی، اور جارجیا کے تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جارجیا کے تو 2 علاقے رشیا کے انڈر کنٹرول ہیں 2008 کے بعد سے، جو ابخازیہ ہے اور ساؤتھ اوسیشیا، یہ 2 علاقے رشیا کے انڈر کنٹرول ہیں۔ تو جارجیا اور آرمینیا کے لیے تو خیر دور کی بات ہے۔ نیٹو کا جو بلاک ہے، جہاں تک تعلق ہے آذربائیجان کا، تو اگر نیٹو نے اپنے بلاک کو ایکسپینڈ کیا یہاں تک ساؤتھ کاکسس تک، جو کہ ان کا موڈ نظر آ رہا ہے، تو سب سے پہلا ملک آذربائیجان ہی ہوگا، کیونکہ آذربائیجان ایز کمپیئر ٹو دیز 2 آذربائیجان سٹرونگ بھی بہت ہے، ملیٹریلی بہت سٹرونگ ہے۔ پھر اس کی دوستیاں یاریاں اسرائیل کے ساتھ، یورپین کنٹریز، نیٹو ممالک کے ساتھ بھی آذربائیجان کی اچھی دوستیاں یاریاں ہیں۔ دوستیوں یاریوں سے ہٹ کر جو آذربائیجان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ دیکھ لیں تو ایک طرف رشیا، دوسری طرف ایران ہے، اور ایران کے ساتھ آذربائیجان کے تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، اور یہاں پر نیٹو کو ایک تیر سے 2 شکار بھی ملیں گے۔ اور آذربائیجان انرجی کے معاملے میں بھی بہت زیادہ پاورفل ہے، اور اس وقت نیٹو کنٹریز کو، جو یورپ کے نیٹو کنٹریز ہیں، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے سوائے انرجی کے۔ اور ترکیہ کا بھی بہت اچھا دوست ہے آذربائیجان، تو بہت سارے پلس پوائنٹس ہیں آذربائیجان میں، بہت وارے کا ملک ہے یہ نیٹو کے بلاک کے لیے۔ تو اگر ساؤتھ کاکسس کے ان کنٹریز میں سے کسی کو سب سے پہلے نیٹو نے ایکسیپٹ کیا تو وہ آذربائیجان آئیڈیل ہو سکتا ہے نیٹو کے بلاک کے لیے، کہ آذربائیجان کو سب سے پہلے جو ہے وہ نیٹو میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آرمینیا کے اندر نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ کا کھڑے ہونا ہی ایک بہت بڑا میسج تھا رشیا کے لیے، اور رشیا کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ رشیا کے جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں دمتری میدویدیو، ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہمارے پڑوس میں اور ہمارے اتحادی ملک کے اندر جو کچھ نیٹو کی جانب سے کیا جا رہا ہے، ہم سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے، یہ جو ارادے ہیں نیٹو کے، وہ ہم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ نیٹو اپنے بلاک کو ساؤتھ کاکسس کی طرف پھیلانا چاہتا ہے، لیکن اگر یہ ارادے اس میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں نیٹو ممالک، نیٹو کا بلاک، تو خطے میں سٹیبلٹی بالکل بھی نہیں آئے گی، بلکہ امن جو ہے وہ خطے کا خراب ہوگا، اور ہم صورتحال کو مانیٹر کرتے رہیں گے۔ تو ٹو بی ویری آنیسٹ، مانیٹرنگ سے تو ٹائم بہت آگے نکل چکا ہے، اب رشیا کو یہ مانیٹرنگ چھوڑنی ہوگی، اور یہ بفر زون بنانے کے جو آئیڈیاز ہیں یہ امپلیمنٹ کرنا چھوڑنا ہوگا رشیا کو۔ وقت بہت کم ہے، اور جتنی تیزی سے یہ نیٹو کنٹریز رشیا کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں کہ ایک جانب فن لینڈ اور سویڈن آ گئے، ادھر جو یوکرین کا فرنٹ ہے، یوکرین کے جو فورن منسٹر ہیں دمترو کلیبا، انہوں نے کہا کہ مئی میں اسلحے گولے بارود کو تو ہم رکھ دیں گے سائڈ پر، ہمیں چاہیے نیٹو کی ممبرشپ، اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یوکرین کیپیبل ہے، ایسٹرن فلینک کو محفوظ رکھنے کے قابل ہے یوکرین، تو یوکرین کو نیٹو کے بلاک کے اندر لانا چاہیے۔ تو ادھر فن لینڈ اور سویڈن، ادھر یوکرین، اور اس سائیڈ پر آذربائیجان، آرمینیا۔ آذربائیجان کے تو خیر میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ چانسز ہیں، تو یہ گھیرا جتنی تیزی سے تنگ کیا جا رہا ہے رشیا کے خلاف، تو رشیا کو مانیٹرنگ چھوڑ کر اور یہ بفر زون بنانے کے آئیڈیاز ڈسکس کرنا چھوڑ کر کوئی بڑا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔